हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं आप सभी के साथ बजट से रिलेटेड कुछ चर्चा करने वाला हूं। बजट जो कि 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया जा रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में हम ऐसी सिक्योरिटीज पर भी बात करने जा रहे हैं जिन सिक्योरिटीज पर हमें नजर रखनी है बजट से पहले, जो कंपनीज काफी ग्रो कर रही है और जिसमें इन्वेस्ट करने का हम मानस बना सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटीज के बारे में भी मैं आपसे इस वीडियो के एंड में चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बजट पर चर्चा। ऐसे कौन से एक्सपेक्टेशंस है जो हम लगा रहे हैं गवर्नमेंट से, और इस वीडियो के अंदर हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे कि किस सेगमेंट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है और उस पर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन। इससे पहले मैं आपके साथ मेरी प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूं ताकि हम इस एनालिसिस को काफी अच्छे से कर सकें। बजट 2022, तो सबसे मेन फोकस जो इस बजट का होने वाला है वो होने वाला है इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन पर। कोविड-19 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोविड-19 के बाद हमारे लिक्विडिटी में कमी आई है, उसके कारण इन्वेस्टमेंट भी कम हुए हैं। तो इस बार ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है इस बजट से कि गवर्नमेंट इंसेंटिव को प्रमोट करने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आएगी जिससे इन्वेस्टमेंट बूम पर आ जाएगा। और जब नई नई इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके कारण कई सारी जॉब भी क्रिएट होंगी। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन है उस पर गवर्नमेंट काफी काम करने वाली है और काफी सारी इंसेंटिव स्कीम्स इसके ऊपर लेकर आएगी जिससे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। और हमारी भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो और जॉब भी क्रिएट हो। इसी के साथ जो सेकंड सेगमेंट है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इस वजह से जो लैंड एक्विजिशन है कई बार वो एक्विजिशन स्टेज पर ही अटक जाता है। मतलब जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना तो दूर की बात है, लैंड एक्वायर करने पर ही कई सारी दिक्कतें आ जाती है इन प्रोविजंस की वजह से। तो इस बार ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट को रिव्यू किया जाए, इसके अंदर थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए और ऐसे प्रोविजन लाए जाए जिसके माध्यम से लैंड एक्विजिशन से लगा करके जो फाइनल स्टेज होती है वहां तक पहुंचे और प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। और जो अदर सेगमेंट जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। कोविड-19 के टाइम पर हमने ये देखा है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और जबकि हेल्थ पर हम हमारे जीडीपी का जो डिवोट कर रहे हैं वो केवल 3% है, सॉरी 1.5% हिस्सा हम जीडीपी पर हेल्थ का डिवोट कर रहे हैं। जबकि इस बजट से हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो जीडीपी का 3% हिस्सा हम हेल्थ को डिवोट करें ताकि हेल्थ सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेगमेंट में हम लोग काम कर सके, नए नए जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके और लोगों को सहायता मिल सके। इसी के साथ एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर वेल एजुकेट लोग होंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, रिटेल ट्रेड बढ़ेगा, हर सेगमेंट बढ़ेगा अगर हम लोग वेल एजुकेटेड होते हैं तो। अभी एजुकेशन के क्षेत्र में जो जीडीपी का डिवोट है वो केवल 3% है। इस बजट से हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि उसे बढ़ाकर 6% कर दिया जाए ताकि एजुकेशन सेक्टर बढ़ सके, नए नए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो बढ़ सके और हमारा देश एजुकेशन के मामले में नई ऊंचाइयों को छुए। इसी के साथ अगर हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जीडीपी का केवल 0.69% हम लोग देते हैं जो कि अदर कंट्रीज की तुलना में काफी कम है। तो इस बजट से उम्मीद लगाई जा रही है कि साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में गवर्नमेंट जीडीपी का हिस्सा बढ़ाएगी जिससे कि ये क्षेत्र डेवलप हो सके और तकनीकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमारा देश ग्रो कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में डेवलप हो, नए नए रिसर्च हो जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसी के साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है बैंकिंग इंडस्ट्री। और बैंकिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। तो इस बजट के अंदर गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई जा रही है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए वो एक नया पैकेज लेकर आए जिससे ये इंडस्ट्री ग्रो कर सके और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी ग्रो कर सके। तो सबसे पहले ऐसी फिक्स डिपॉजिट जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट टैक्स का बेनिफिट देता है उसका लॉक इन पीरियड 5 साल है, जो कि म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में काफी कम अट्रैक्टिव है।
तो इस बार इस बजट से ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि इस लॉक इन पीरियड को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया जाए, ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री के पास भी फंड का फ्लो हो सके और ये वाली स्कीम अट्रैक्टिव हो सके। जो सेकंड थिंग है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, वो है हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स फॉर फॉरेन कंपनीज। ये हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉरेन कंपनीज के लिए 40% है, जबकि डोमेस्टिक कंपनी के लिए मात्र 22% है। इस कारण दो लॉ में क्या आ रहा है, सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो इस बजट में ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि गवर्नमेंट इस फॉरेन टैक्स रेट को कम करें, ताकि फॉरेन टैक्स रेट और इंडियन जो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसमें सिमिलरिटी आ सके। जो तीसरी बात है वो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। गवर्नमेंट उसका डिडक्शन तो अलाउड करती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, लेकिन जो रूरल एडवांसेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को कुछ अच्छे इंसेंटिव्स देने चाहिए, कुछ एडिशनल बेनिफिट वहां पर देने चाहिए, जाकि वो एडवांसेस रिकवर टाइम पे हो सके, डिसबर्समेंट टाइम पे हो सके और रूरल एरिया के अंदर जो एडवांसेस हैं उनका ग्रो अप हो सके। इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से एनपीए 90 डेज में हो जाते हैं, जबकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एनपीए अगर 180 डेज तक रिकवरी नहीं आती है तो उस केस में उस एडवांसेस को हम एनपीए डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर दो लॉ में ही सिमिलरिटी नहीं है। तो इस बजट में ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो 180 डेज वाली गाइडलाइन है उसको 90 डेज कर दे, ताकि दोनों लॉ में सिमिलरिटी आ जाए और ऐसा कोई एडवांसेस जो 90 डेज तक रिकवर नहीं होता है उसे एनपीए डिक्लेयर किया जाए। वरना क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट में भी हमें लिखना पड़ता है एज पर आरबीआई नॉर्म्स, तो वो नहीं लिख करके इनकम टैक्स एक्ट में भी अगर सिमिलर प्रोविजन हो जाएगा तो दोनों लॉ में सिमिलरिटी हो जाएगी। जो नेक्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी। जो रिटेल ट्रेड है उसे डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो एमएसएमई सेक्टर है उसे डेवलप करने की काफी आवश्यकता है। इसके लिए एक पॉलिसी है नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी। अब इस पॉलिसी से होगा क्या, तो इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है रिटेल ट्रेड को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा, और जैसे ही उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो काफी सारे बेनिफिट्स, काफी सारे इंसेंटिव, काफी सारी गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो रिटेल ट्रेड को मिल सकती है, और काफी सारी जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो सकती है। तो इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि वो नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दें। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स की, जो गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हमें वो मिल जाए। जो टैक्स बेनिफिट न्यू कंपनीज के लिए है, जो सनसेट डेट है जो कि 2023 में खत्म हो रही है उसे 2025 तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। इसी के साथ जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट टीडीएस, ये जस्ट एन एग्जांपल है कि गवर्नमेंट टीडीएस और टीसीएस दोनों की ही प्रोविजन लेकर के आई है, तो गवर्नमेंट उसमें से टीसीएस को हटा दे तो टीडीएस और टीसीएस दोनों ही सेम जगह पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, उसकी वजह से खूब सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो गवर्नमेंट किसी एक प्रोविजन को रखे, ऐसी भी ईज ऑफ बिजनेस हमारा इजीली हो सके, कंप्लायंस हम लोग फुलफिल कर सके, इसके लिए ये एक अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। इसी के साथ जो ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है किसके लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए, ऐसी फॉरेन कंपनीज जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से एग्जेम्प्ट है, या फिर जो कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रही है या फिर रॉयल्टी रिसीव कर रही है, ऐसी फॉरेन कंपनीज पर जो ट्रांसफर प्राइसिंग की कंप्लायंसेस है वो हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर रही है। और इस बार बजट से एक्सपेक्टेशंस भी है कि गवर्नमेंट ये ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसे इस बजट में वेव ऑफ कर दे ऐसी कंपनीज के लिए। जो एक्यूमुलेटेड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ है वो सर्विस सेक्टर को मिलना चाहिए, ताकि उसके लिए एक एडिशनल बेनिफिट मिल सके और वो ग्रो कर सके, प्रमोट कर सके, इन्वेस्टमेंट हो सके। इसी के साथ जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए गवर्नमेंट 15% वाली टैक्स स्लैब लेकर के आई है, तो उसे 2-3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक भी है और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, नई नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्थापना के लिए, ताकि बिजनेस ग्रो हो सके, जॉब क्रिएट हो सके, गवर्नमेंट को इस टैक्स रेट को एक्सटेंड करना चाहिए। अब बात करते हैं होम बायर्स की, जो लोग घर खरीदने वाले हैं। तो जो 80EEA के अंदर जो डिडक्शन एग्जम्पशन है वो गवर्नमेंट दे रही है 31 मार्च 2022 को। गवर्नमेंट को इसे एक्सटेंड कर देना चाहिए, ताकि होम के अंदर, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट भी कम है, बैंकिंग इंटरेस्ट रेट भी, तो जो होम बायर्स है उनके लिए काफी इजीनेस हो सके, उनको एक राहत का पैकेज इस बजट में इस रूप में मिले।
इसी के साथ अभी जो एक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो है कि सेट ऑफ जो अदर हेड के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है वो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। गवर्नमेंट को इस थ्रेशोल्ड को हटा देना चाहिए ताकि हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा अपन अदर हेड से सेट ऑफ कर सके, इससे कि होम बायर्स को काफी रिलीफ मिल सके। तो गवर्नमेंट से इस बजट में ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि वो इस थ्रेशोल्ड को हटाए और अपना जितना भी इंटरेस्ट है उसे आप एज अ लॉस किसी अदर हेड से सेट ऑफ कर सके। अब हम बात करते हैं जीएसटी ऑन हाउसेस पर। जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है उस पर जो जीएसटी लगती है उसे वेव ऑफ कर देना चाहिए। इस बजट में एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस पर लगने वाली जीएसटी को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ डिजिटलाइजेशन पर। जैसे कि आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आज फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस स्क्रूटनी हो रही है, उसके कारण जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट हो गई है। तो इस बार ये बजट से ये कयास लगाई जा रही है, एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि जो रिवाइज रिटर्न करने की टाइमलाइन है उसे भी कम कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आपका रिटर्न प्रोसेस ही जल्दी हो रहा है, जब सब कुछ फेसलेस है, तो वहां पर रिटर्न को रिवाइज करने का टाइम भी कम हो जाना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसी सिक्योरिटीज पर जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी वर्थ फ्यूचर में बढ़ने वाली है, ऐसी सिक्योरिटीज जो अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, जैसे आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो थर्ड क्वार्टर में काफी बड़ा है। तो इस सिक्योरिटी पर हमें वॉच रखना चाहिए, हो सकता है ये सिक्योरिटी हमें अच्छा बेनिफिट दे। फिनो पेमेंट बैंक का प्रॉफिट भी काफी बड़ा है और फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने अपना 25% जो स्टेक है अपनी डच पार्टनर को सेल कर दिया है 1252.96 करोड़ रुपीस में, जिसके कारण उसकी लिक्विडिटी बढ़ी है। तो लिक्विडिटी बढ़ने से मार्केट में वो कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे कि शेयर की वर्थ बढ़ सकती है। इसी के साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉफिट भी क्वार्टर थर्ड में भारी मात्रा में बढ़ा है। पंजाब नेशनल बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ा है और उसने जो बैड लोन्स थे उसके वो मार्जिनली डिक्लाइन हो गए हैं, बैड लोन्स काफी कम हो गए हैं। और कोलगेट का जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफी भारी मात्रा में बढ़ा है। तो ये कुछ सिक्योरिटीज है जिन पर हम वॉच रख सकते हैं, बजट से पहले, बजट के बाद, ताकि ये सिक्योरिटीज ग्रो करें तो उसका बेनिफिट हम भी ले सकें। तो इसी तरह से हमने इस वीडियो के अंदर बजट का एनालिसिस किया, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज का एनालिसिस किया जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, और बजट को वेरियस सेगमेंट के माध्यम से हमने समझा। तो इसी तरह से अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।